हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वन ट्रस्ट ट्रेड में। दोस्तों, मैं नारायण आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम सेलेक्ट करें कि कौन से स्टॉक में जो है कि हमें अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट मिल सकती है। तो जो कल बड़े हुए स्टॉक थे दोस्तों, इसमें मैंने कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश की है जिससे कि आप लोगों को लर्निंग में कुछ हेल्प मिल सके। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक चार्ट की सेटिंग जो हमने इसमें S4 S3 R3 R4 जो कैमरेला सेटिंग है ट्रेडिंग व्यू में ये हमने बना रखा है। तो किस तरह के स्टॉक हमें छांटने हैं और कैसे हमें पता करना है कि स्टॉक कब किस तरह से रिएक्ट करेगा, किसी भी टाइम फ्रेम पे हम इसे देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट आपको देखना होगा। पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आप हाउरली चार्ट देख सकते हैं। वीकली ट्रेड लेते हैं तो आपको डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। सपोज डेट मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। माइंड ट्री मेरे पास लगा हुआ है दोस्तों। स्टोकेस्टिक RSI मेरी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए, ये R3, ये S3, ये S4 और ये R4। इसके बीच में देखिए दोस्तों कि स्टॉक की मूवमेंट कैसी है। आपको लग रहा है इसमें 2445 से 2752, ये डेली का चार्ट है। इसके पहले ये देखिए, छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है ना, छोटी छोटी कैंडल्स। यहाँ देखिए वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आया, फिर ये कंसोलिडेट होता है यहाँ पे, फिर थोड़ा वॉल्यूम आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। यानी कि जो बायर है, बड़े बायर जो जिन्हें हम FI और DI बोलते हैं, वो लोग कभी भी एक साथ पूरा स्टॉक परचेज नहीं करते हैं। उनके ऑर्डर जो है कि पार्ट में लगते हैं। जैसे अगर उन्हें 100 करोड़ का माल बाई करना है तो पहले 10 करोड़ का बाई करेंगे, फिर 20 करोड़ का बाई करेंगे। ऐसे पार्सली इनके ऑर्डर जो है कि सिस्टम में फीड होते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें डेली चार्ट पे जाके, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे जाके जो है कि चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। और हम वीकली या BTST करते हैं तो हम हावर्ली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो हावर्ली चार्ट में देखिए, ये क्या शो कर रहा है, क्या समझ पा रहे हैं हम लोग इसमें। ये स्टॉक, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम की पोजीशन क्या है। और ओरिजेंटल लाइन में इसको हमने बंद कर दिया। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर कहीं पर भी कोई वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, एक बात का ध्यान ये रखना चाहिए। दूसरा, अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो स्टॉक में अप साइड में या डाउन साइड में ज़्यादा मूवमेंट हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है तो स्टॉक न ज़्यादा ऊपर जाएगा न ज़्यादा नीचे जाएगा। देखिए आप, छोटी छोटी कैंडल से कोई वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, दूसरा, अगर स्टोकिस्टिक RSI की अपन बात करते हैं
तो स्टोकिस्टिक आरएसआई ने कब परमिशन दिया आपको खरीदने के लिए? क्या यहाँ पर दिया? क्या है स्टोकिस्टिक आरएसआई? 100 नहीं खरीदना है? क्या यहाँ पर दिया? थ्री पॉइंट टू वन दिया दिया, लेकिन स्टोकिस्टिक आरएसआई का एक पॉइंट हमें कहता है 3.21 पे हूँ, दूसरा कहता है 23.68 पे हूँ। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें वेट करना है। हम ढूंढ रहे हैं कि हमें किस तरह से सेलेक्ट करना है कि ऐसा स्टॉक जो हमें बड़े मूव दे सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है, और हमें ब्रेकआउट पे जो रिटर्न मिलता है ना दोस्तों, उसका आनंद अलग है। आप लोग जब सीख जाएंगे कि ब्रेकआउट पे कैसे काम होता है, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और कुछ लोग देखते हैं कि जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको डेली ब्रेकआउट स्टॉक मिलते हैं जो कि सिस्टम से बाय डिफ़ॉल्ट जनरेटेड होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग खुद से इन चीज़ों को पहले से एनालिसिस कर सकें। और देखिए दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको डेली वॉच करेंगे, फिर उसको देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या है। सीधा ट्रेड में जाके मत घुसो, पहले चीज़ों को सीखो, देखो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ, जब हमने देख लिया कि एक बार नहीं, ये हमने 10 बार फॉलो किया है तो ये सक्सेस जा रहा है, देन हम ट्रेड करेंगे। मैं भी यही करता हूँ। तो स्टोकिस्टिक आरएसआई की हेल्प ले सकते हैं हम कि जब स्टोकिस्टिक आरएसआई हमारी लगभग, देखिए आप, एक तरीका तो ये है कि स्टोकिस्टिक आरएसआई, बड़े चार्ट की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जिसमें हावर्डी डेली, वीकली और मंथली काउंट होगा। स्टोकिस्टिक आरएसआई लगभग जीरो के पास है हमारी। और ये जो स्टोकिस्टिक आरएसआई होती है, 0 से 100 के बीच में होती है, ठीक है। और एक तो तरीका ये है कि जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अब जो है कि इस स्टॉक में जो है कि लगभग जीरो के पास ही आ चुकी है, तो इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि देखिए, ये R4 मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक रेजिस्टेंस है, R3 भी एक रेजिस्टेंस है। जब R3 को ब्रेक करके कोई भी स्टॉक R4 को क्रॉस करता है, तो हमें उसके वहाँ पर रेजिस्टेंस को चेक करना होता है कि उसका कोई बैक रेजिस्टेंस तो वहाँ पर नहीं है। तो इस स्टॉक में देखिए, माइंट्री का स्टॉक है, कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, यानी कि स्टॉक जो है कि डे बाय डे लाइफ टाइम हाई की तरफ ब्रेक कर रहा है। अब अगर हम लाइफ टाइम हाई के पास बैठे हैं तो हमारे मन में डर रहता है कहीं स्टॉक ऐसा नहीं है हमें ऊपर ले जाके नीचे ले आए, ठीक है। और ऐसा कई स्टॉकों में होता है दोस्तों। लेकिन जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं, वो डरे ना, कुछ टाइम बाद वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। या आप लोग स्टॉप लॉस लगा के भी अपनी, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं BTST या इंट्राडे, तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, अच्छे स्टॉक में, क्वालिटी स्टॉक में आप लोग बाय करके और लंबे समय के लिए रख सकते हैं। तो जब ये R3 को ब्रेक कर रहा है, R4 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि R4 के ऊपर क्लोजिंग, ये इसीलिए बोला गया है कि R4 के ऊपर क्लोजिंग से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग हो गई है, और इसमें अब जो है कि ट्रैप के चांसेस कम है, यानी कि स्टॉक जो है नीचे आने के चांसेस कम है। और दूसरा हमने देखा कि जो कंसोलिडेशन था, काफ़ी टाइम से स्टॉक में कोई वॉल्यूम नहीं है, स्टॉक एक ही जगह पे जो है कि काफ़ी टाइम से जो है कि होल्ड कर रहा है, और न ज़्यादा ऊपर जा रहा है न ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो ये काफ़ी तप चुका है, अब ये कहीं ना कहीं मूव करेगा, या तो अप या डाउन। तो ये लाइन को आप मार्क कर लो। देखिए,
इसको आप चाहें तो मैंने इसमें कल का भी ऐड कर लिया है, लेकिन अगर कल से पहले इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ दोस्तों, तो ये मेरा एक जोन बन गया, जिस जोन के अंदर ये स्टॉक अभी उलझा हुआ है। और जब इस जोन को ये ब्रेक करेगा, इसका हाई आप देखिए 2912, और लगभग इसका लो देखिए 2760। तो इन दोनों लेवल्स को अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो हम बाई करते हैं, और डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट वालों को केवल ये इंट्राडे के लिए फैसिलिटी है, इसलिए मैं भी पसंद नहीं करता शॉर्ट सेल को। मैं हमेशा बाई साइड ही काम करना पसंद करता हूँ, ताकि अगर मुझे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना हो तो मैं नेक्स्ट डे के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकूँ। अब आप कहेंगे ये आपने कैसे ढूंढा, कैसे पहचाना? तो मैंने कुछ भी नहीं करा दोस्तों, लॉजिक समझने की कोशिश की है कि कल स्टॉक माइंट्री इतना प्लस क्यों आया, इसके पीछे कोई रीज़न होगा। एचसीएल टेक क्यों आया, इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो कुछ स्टॉक जो है कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है कि आगे बढ़ते हैं, और कुछ स्टॉक जो होते हैं वो इस तरह से हमें कंसोलिडेशन में अगर मिलते हैं तो उसमें जो है कि काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। चलिए, एक स्टॉक जो कल काफ़ी अच्छा बढ़ा है, और जैसे कि हम सब लोगों की आदत होती है, कोई भाग रहा है तो उसको वहाँ पे जाके हम बाई करते हैं, और कई बार उलझ जाते हैं, कुछ लोग पैसा बना लेते हैं। अब आप देखिए लगभग 98 के आसपास इसका आरएसआई आ चुका है दोस्तों। हो सकता है अभी आज थोड़ा सा और ऊपर ओपन हो, लेकिन अगर आप हम देखते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे है, तो इस स्टॉक में भी एक खास जो है देखने का, वो आप देखिए कि 12 अगस्त से लेकर और 23 अगस्त के बीच में वॉल्यूम को देखिए आप, वॉल्यूम कितना है दिख रहा है, लगभग जीरो सा वॉल्यूम है। अब देखिए मैं क्यों मना करता हूँ छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉक आरएसआई के लिए। देखो यहाँ पर ये लगभग जीरो हो गया, लेकिन स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे जितना बड़ा टाइम फ्रेम इसमें होता है, आई थिंक वो अच्छा है, जैसा अभी तक मैंने देखा है। बाकी आप लोग अपनी नॉलेज से चीज़ों को देखें, समझें, उसके बाद डिसाइड करें और ट्रेड लें। इसमें एक तो मुझे ये मिल रहा है दोस्तों कि कोई वॉल्यूम इस स्टॉक में नहीं है, तो जिस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है उस स्टॉक में हमें चांसेस होते हैं कि स्टॉक अप या डाउन दो साइड में कहीं भी मूव कर सकता है। एक बड़ा मूव जो हमें चाहिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला, तो अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं तो देखिए आप R4 के ऊपर जैसे जाता है स्टॉक 20% की परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ स्टॉक 5%, कुछ स्टॉक 4%। हमें इंट्राडे करना है दोस्तों, क्या करना है, 2%, 3%, 2.5% जो भी मिले बहुत है। दूसरा एक खास बात कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये है ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ड्रॉप में जो लेगिन कैंडल है हमारा, इसका ओपन इस बेस कैंडल से ऊपर होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। तो
ओपन देखिए कितना है, 135.75। ये एक दिन पहले की कैंडल है, क्लोजिंग जब हुआ था इसका उससे एक कैंडल पहले की कैंडल है ये। इसको बोलते हैं हम ड्रॉ, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं लेग आउट। तो इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स एक गैप बना है जो कि है लगभग 134.55 और ये ओपन होता है 137.95। आप परसेंट में काउंट कीजिए और कितना होता है। तो दोस्तों इस तरह के गैप जिस स्टॉक में होते हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि गैप वाले स्टॉक में हम कैसे ट्रेड करें। तो मुझे पता नहीं है इस स्टॉक का न्यूज़ क्या है, मैं न्यूज़ नहीं देख पाता हूँ। द न्यू इंडिया करके जो ये कंपनी है, कोई न्यूज़ इसमें बना होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो गैप है ना, ये गैप, ये स्टॉक आज नहीं तो कल यहाँ पे फिल करने आता है। और अगर इसको फिल करने आता है तो आप लोग डेली गैप अप स्टॉक ढूंढ सकते हैं कि आज जो है कि गैप अप कितने स्टॉक हुए हैं। और इनको थोड़ा सा क्या है कि ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि गैप को वापस फिल करने को स्टॉक आता है कि नहीं आता है, और आता है तो फिर उसके बाद वो किस तरह से मूव कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम देखते हैं तो गैप फिल करने निफ्टी बैंक निफ्टी आती है, स्टॉक में भी ऐसा होता है। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो अभी आप 20% बढ़ चुका है, इसमें इन फ्यूचर आप वापस से जो है कि इस जगह पर एंट्री बनाकर इस कैंडल का जो हाई है वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है और आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इस गैप को फिल करने आज नहीं तो कल आएगा। और ये अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है कि कौन से स्टॉक्स में आपको एक बड़ा गैप नज़र आता है। ध्यान रखना दोस्तों, गैप है ना एक बड़ा होना चाहिए, कम से कम 3% 4%। फिर आपको समझ में आएगा कि गैप का जो स्टॉक हमें मिल रहा है उसमें हम ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और मेरी कोशिश है कि अधिक से अधिक मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। और लेकिन मैंने देखा कि सीखना कोई चाहता ही नहीं है, कुछ परसेंट लोग जो सीखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो टाइम हमें इसको देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक एक चार्ट को देखना पड़ेगा, लॉजिक को समझना पड़ेगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो सीधा आपको ये कह दे कि भैया आ और ये खरीद और पैसा बना। बिना सीखे, बिना देखे, बिना ऑब्जर्वेशन के हम लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। तो थोड़ा समय दीजिए दोस्तों, सीखोगे तो आनंद आएगा, पैसा बनेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।